फिल्म की शुरुआत में 1955 का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक सीक्रेट रूम में छुपे एक नए मॉन्क को कोई इनविजिबल एंटिटी ढूंढकर जान से मारने की धमकी देती है। उस मॉन्क के हाथ में एक डाइस था। अचानक एक भयानक औरत उस बच्चे के गले में फांसी लगाकर उसे लटका देती है। वो मॉन्क दर्द से तड़प कर उस औरत को माँ कहकर बुलाता है तो वो औरत उसे बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करने को कहती है। इसके बाद वो लड़का मर जाता और सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ 3 दोस्त मिलकर पिछले 3 दिन से एक बहुत ही मुश्किल और महंगा बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी बुद्धिज्म की क्लास बंक करके जुआ खेलने के जुर्म में मिस ओ नाम की एक टीचर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यह बिना पैसों वाला बस एक नॉर्मल बोर्ड गेम है। तभी क्लास बंक करने वाली एक और लड़की को देखकर टीचर उन्हें सजा देती है और अगले दिन सुबह 6 बजे अपने अपने पेरेंट्स को बताकर स्कूल आने का ऑर्डर देती हैं। अगले सीन में एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज पूरा करके उसे अपना जख्म कुछ दिनों तक सूखा और साफ रखने की एडवाइस देती है। इसके बाद उस डॉक्टर लड़की के पास मिस ओ का एक टेक्स्ट आती है। इधर स्टूडेंट्स को एक नोटिस से पता चलता है कि मिस ओ के अंडर उन्हें अगले दिन एक धर्मा कैंप में हिस्सा लेना होगा, जिससे उनके छुट्टी मनाने के सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के ग्रुप 4 लेजेंड्स की खाली जगह भरने के लिए एक चौथे मेंबर को ग्रुप में वेलकम करते हैं और उसे अपने ग्रुप के सिंबल यानी सेक्रेट टोकन बना देते हैं। अगले सीन में बेन अपनी बहन से अगले दिन रात को उसे टेंपल से पिक करने कहता है क्योंकि उन्हें वहां मेडिटेशन के लिए ले जाया जा रहा था। स्कूल में जुआ खेलने के लिए जब उसका बहन उसे डांटती है तो बेन इरिटेट होकर उसे माँ की तरह हद से ज्यादा कंट्रोल न करने को कहता है। दूसरी तरफ बाकी 2 दोस्त जब रफ बाइक चलाते हुए जा रहे थे तो पुलिस उन्हें रोकती है और तलाशी लेकर चाबी छीन लेती है। पुलिस ऑफिसर उसे वार्न करते हुए कहता है कि जॉर्ड का भाई पहले से ही जेल में है और जॉर्ड का अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। उसे फाइन भरकर चाबी ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा जाता है। एक नया पुलिस सार्जेंट जब उस लड़के के साथ इतनी सख्ती दिखाने की वजह पूछता है तो सीनियर ऑफिसर बताता है कि उस एरिया में उस लड़के की बहुत बुरी रेपुटेशन है और उसका निकनेम कट्टर जॉर्ड है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉर्ड ने एक दिन स्कूल में किसी को स्टैब कर दिया था और उसी पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया था। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि टीचर मिस ओ उन 4 स्टूडेंट्स को सजा के तौर पर टेंपल में मेडिटेशन के लिए ले आती है। टीचर उन्हें सीधा बैठकर मेडिटेशन करने का ऑर्डर देती है और अपनी गलती न मानने तक वहीं बैठे रहने की सजा देती है। एक स्टूडेंट पैर में क्रैम्प आने का बहाना बनाता है लेकिन मिस ओ उसे मेडिटेशन करते रहने का ऑर्डर देती है। इसके बाद उन्हें टेंपल का टॉयलेट घिस घिस कर साफ करने का काम दिया जाता है। इसके बाद उन्हें कोर्टयार्ड साफ करने का काम दिया जाता है लेकिन पेड़ से लगातार पत्ते गिरते देख तन हेड मॉन्क से पूछता है कि क्या उनके पास पेड़ काटने के लिए आरी है। वो लॉजिक देता है कि अगर पेड़ काट दिया जाए तो पत्ते कम गिरेंगे और उनकी साफ सफाई की मेहनत बच जाएगी। हालांकि अपने इस शातिर दिमाग के लिए वो फौरन माफी भी मांग लेता है। काम खत्म होने के बाद थके हुए स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर मजाक करते हैं। वो लोग अपने दोस्त बेन की बहन का वेट कर रहे थे जिसे शाम 6 बजे उन्हें लेने आना था, पर 7 बजने वाले थे और उसकी अभी तक कोई अता पता नहीं था। जॉर्ड तन की घबराहट देखकर उसे डरने से मना करता है। तब तन उन्हें उनके पीछे बने उस टेंपल की एक भयानक हिस्ट्री सुनाता है। वो बताता है कि पास्ट में इस टेंपल में एक माँ ने पागल होकर अपने नए मॉन्क बेटे को फांसी पर लटकाकर मार डाला था। लोगों का मानना है कि आज भी उस मॉन्क के रोने की आवाज सुनाई देती है। ठीक तभी उनकी क्लासमेट पिकाई आकर उन्हें चौंका देती है। वो बताती है कि उसने अंदर किसी चीज को दौड़कर जाते हुए देखा था, इसलिए वो उसे चेक करने गई थी। इसी बीच दोबारा आवाज सुनकर पिकाई फिर से चेक करने चली जाती है। तन पिकाई के पीछे जाने से डरता है और कहता है कि पिकाई पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी है, पर यह बात वो खुद भी नहीं जानती। जॉर्ड इस भूत प्रेत की बात को बकवास कहकर टाल देता है क्योंकि पिकाई ने साल भर क्लास में एक्सीलेंट रिजल्ट लाया है और उन्होंने उसकी कॉपी से चीटिंग भी की है। इसी बीच पिकाई आकर उन्हें मदद के लिए बुलाती है। वो लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं। तन वहां से चले जाना चाहता था लेकिन बाकी लोग क्यूरियोसिटी में आकर वहीं रुक जाते हैं। पिकाई वहां से एक छुपा हुआ एंशिएंट बॉक्स बाहर निकालती है। तन बॉक्स खोलने से मना करता है और कहता है कि इसे छुपाकर रखने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन बेन क्यूरियोसिटी में आकर बॉक्स खोल देता है। दूसरी तरफ पिकाई को वहीं एक और बॉक्स मिल जाता है। इधर बॉक्स के अंदर उन्हें थाई नंबर्स वाला 12 साइडेड डाइस और एक अजीब सा एंशिएंट बोर्ड गेम मिलता है। अचानक बोर्ड अपने आप खुल जाता है। यह देखकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं। डाइस जैसे ही बेन के हाथ से गिरता है वो नोटिस करते हैं कि बोर्ड का घुटी डाइस के नंबर के हिसाब से अपने आप आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जॉर्ड डाइस घुमाता है तो इस बार भी बोर्ड का पीस डाइस के नंबर के मुताबिक अपने आप आगे बढ़ जाता है। जॉर्ड दोबारा डाइस घुमाता है पर इस बार पीस आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जब तन डाइस घुमाता है तो पीस अपने आप आगे बढ़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि यह गेम अपने आप जान लेता है कि अब किसकी बारी है। क्योंकि बोर्ड पर 4 लेन्स हैं, इसलिए इसे खेलने के लिए 4 प्लेयर्स की जरूरत है।
वो पिकाई को बुलाते हैं। इसके बाद पिकाई जैसे ही डाइस घुमाती है, बोर्ड का पीस अपने आप आगे बढ़ जाता है और डाइस के ऊपर से नंबर्स अचानक गायब हो जाते हैं। फिर बोर्ड के अंदर से एक छोटा सा स्क्रॉल बाहर निकलता है। बेन स्क्रॉल पढ़कर सुनाता है, पहला सामने आ चुका है, इसलिए सावधान रहो। एक पैर वाला एंटिटी जो आगे पीछे उछलती है और अपने शिकार को बुरी तरह काटकर चीर फाड़ देता है। इसके बाद वो स्क्रॉल जल जाता है और अचानक टेम्पल के अंदर की सारी कैंडल जल उठती हैं और वहां की मूर्तियां अजीब तरीके से उनकी तरफ अपना चेहरा घुमा लेती हैं। इसके बाद वो एक पैर वाली एंटिटी वहां हाजिर होती है और टेम्पल के बाहर चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। डर के मारे तन अकेले वहां से भाग निकलने की बात कहता है। तभी वो एक पैर वाली एंटिटी अंदर आकर तन पर झपट पड़ती है। जॉर्ड लात मारकर उस एंटिटी को हटा देता है और वो इस मौके का फायदा उठाकर बोर्ड लेकर भागने की कोशिश करते हैं। वो उस एंटिटी को टेम्पल में कैद करके जंगल के रास्ते भागना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो एंटिटी बाहर निकल आती है और उनका पीछा करने लगती है। इसी बीच बेन की बहन बेल वहां आ जाती है, लेकिन जब उसे बेन फोन पर नहीं मिलता तो वो अपना फोन चेक करते हुए गाड़ी चलाती है और अचानक सामने किसी को टक्कर मार देती है। वो गाड़ी से उतरती है पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी बेन वहां आकर उसे जल्दी से गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसने अभी अभी किसी को टक्कर मारी है। बेन कहता है कि वो उसे सब कुछ बाद में समझाएगा और वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बेल की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसी बीच वो मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है। खैर, आखिरी वक्त पर बेल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बेल बैक गियर डालकर उस एंटिटी को जोरदार टक्कर मारती है, लेकिन जब इसके बाद भी वो एंटिटी नहीं मरती तो वो गाड़ी लेकर सीधा वहां से निकल आती है। वो एक फ्यूल स्टेशन पर आकर रुकते हैं। बेल तन को फर्स्ट एड देती है। बेल जब पूछती है कि यह सब आखिर क्या हो रहा है तो पिकाई बताती है कि उस अजीब से बोर्ड गेम से ही वो एंटिटी बाहर निकला है। फिर वो दूसरे बॉक्स में मिले स्क्रॉल को पढ़कर सुनाती है कि यह बोर्ड दरअसल स्पिरिट वर्ल्ड और इंसानों की दुनिया के बीच का एक पोर्टल है। इसे एक डार्क मैजिशियन ने बनाया था। उस स्क्रॉल में यह भी लिखा था कि अगर किसी ने एक बार यह गेम शुरू कर दिया तो इसे खत्म करने का अकेला रास्ता बोर्ड के बिल्कुल बीच वाले मेन स्लॉट तक पहुंचना है। अगर सुबह होने से पहले कोई गेम खत्म नहीं कर पाया तो सबकी मौत पक्की है। सुबह होने में अभी काफी वक्त बाकी था, इसलिए वो शांत होकर गेम पूरा करने का डिसीजन लेते हैं और बेन की बहन उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अपने घर ले आती है ताकि वो उन्हें अपनी माँ के जमा किए हुए एम्यूलेट दे सके। पिकाई इन प्रोटेक्टिव चीजों के असर पर शक करती है क्योंकि टेम्पल जैसी जगह पर रहने के बावजूद वो एंटिटी अंदर घुस आई थी, लेकिन तनबेन की माँ की एम्यूलेट पर भरोसा रखते हुए उन्हें सही तरीके से यूज करने की कोशिश करता है। वो वहाँ एक फॉर्च्यून यंत्र सेटअप करते हैं। यहाँ बेन अपनी बहन से गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो सब नॉर्मल लाइफ में लौटने की उम्मीद भरी बातें करके टेंशन को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। खैर, इसके बाद गेम फिर से शुरू करते हैं। पहले बेन, फिर जॉर्ड और ठीक इसी तरह तन और पिकाई डाइस घुमाते हैं। फिर एक स्क्रॉल बाहर निकलता है जिसमें एक चालाक डेमन के बारे में लिखा था जो इंसानों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और अगर किसी के अंदर घुस जाए तो उसे बेहद खूंखार बना देता है। ठीक तभी एक एंटिटी बेल के सामने आ जाती है और वो अचानक खुद को एक जंगल में पाती है। एंटिटी अचानक अपने मुंह से कुछ निकालकर बेल के मुंह में डाल देती है और बेल पॉजेस्ड हो जाती है। अचानक वो भयानक तरीके से चीखती है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तन एम्यूलेट को बेल के गले में पहना देता है और कुछ ही देर में वो थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल बेल जॉर्ड को स्टैब कर देती है। इसके बाद घर की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। बेन एक टॉर्च जलाता है और बेल को आगे आते हुए देखता है। तन डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। अचानक बेल तन के ऊपर झपट पड़ती है और उन सब के सामने ही उस एम्यूलेट को निगल लेती है। इसके बाद वो तन को छोड़कर बेन से कहती है कि गेम खत्म होने पर वो लोग अपनी माँ के पास लौट जाएंगे, लेकिन अगले ही पल जब वो उसे स्टैब करने की कोशिश करती है तो जॉर्ड बेल का हाथ पकड़ लेता है और पिकाई उसे धक्का मारती है, पर अगले ही पल बेल फिर से नाइफ अपने हाथ में ले लेती है। बेन अपनी बहन को छोड़ देने के लिए उस इविल स्पिरिट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। इसी बीच बेल का असली होश थोड़ा वापस आता है और वो बेन को वहां से भाग जाने को कहती है। इसके बाद वो अजीब तरीके से वहां से चली जाती है, पर अचानक एक भयानक रूप में वापस आती है। तब जॉर्ड उस पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जॉर्ड इसके लिए बेन से सॉरी कहता है। फिर वो सब मिलकर बेल को बांध देते हैं। पिकाई बताती है कि बेन की बहन को बचाने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, इस खतरनाक गेम को खत्म करना। तन डरते हुए पूछता है कि क्या वो सच में इस गेम को आगे खेलेंगे। पिकाई कहती है कि अगर गेम खत्म नहीं किया तो उन सबकी मौत पक्की है। तन डर के मारे सुबह होने तक वेट करने की बात कहता है, लेकिन बेन कहता है कि उसके लिए सुबह तक वेट करना अब नामुमकिन है। आखिरकार वो सब गेम पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तन खुद को 4 लीजेंड्स कहकर मोटिवेट करता है और वो सब भूत प्रेतों से लड़ने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं। पिकाई समझ जाती है कि क्योंकि यह गेम दोनों दुनियाओं के बीच का एक पोर्टल है, इसलिए अगर भूत उन पर अटैक कर सकते हैं तो ठीक उसी तरह वो भी उन भूतों पर पलटकर अटैक कर सकते हैं। इसलिए वो लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर लेते हैं। जॉर्ड अपने भाई के पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले छुपाई गई एक पिस्टल ढूंढ निकालता है। बेन बताता है कि हर राउंड के आखिर में एक कार्ड निकलता है जो दरअसल भूत के आने का इशारा होता है। डाइस पर से नंबर्स का 1 घंटे तक गायब हो जाने का मतलब यह है कि उन्हें अगले 1 घंटे तक इन भूतों से लड़कर जिंदा बचना होगा। इसके बाद वो फिर से एक एक करके डाइस घुमाते हैं। इस बार कार्ड पर लिखा था कि जंगल की आत्माएं पेड़ की डालियों में रहती हैं और जरा सी भी लापरवाही हुई तो वो जान ले सकती हैं। इसके बाद अचानक माहौल बहुत भयानक हो जाता है और वो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अचानक एक पेड़ की डाली पिकाई को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। बेन तुरंत पिकाई को पकड़ लेता है, लेकिन वो पिकाई को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाता और पेड़ की जड़ें उसे खींच ले जाती हैं। तब बाकी तीनों उसे बचाने के लिए भागते हैं। वो एक एक करके उन जड़ों को काटना शुरू करते हैं और किसी तरह पिकाई को छुड़वा लेते हैं, लेकिन रूट्स के रूप में आई वो एंटिटी फिर से बेन और पिकाई को जकड़ लेती है और जॉर्ड को फेंक देती है। तन तब वहां से भाग जाता है। जॉर्ड वापस उठकर अकेले ही लड़ाई जारी रखने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। जॉर्ड को पकड़ने से ठीक पहले तन एक गैस सिलेंडर लेकर लौट आता है और उन जड़ों को जलाना शुरू कर देता है। तब वो रूट्स वाली आत्मा उन्हें छोड़ देती है। इसके बाद वो चारों एक साथ मिलकर उस रूट्स वाली आत्मा के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं। इसी बीच लड़ाई और फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को शक होता है। वो आवाज का पीछा करते करते इस घर के सामने पहुंच जाते हैं। ठीक तभी दरवाजा खुलता है और बेल पुलिस की गाड़ी के पीछे दिखाई देती है। इधर वो रूट्स वाली आत्मा जॉर्ड को जकड़ लेती है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बेन उस रूट्स वाली आत्मा को आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से आग नहीं बल्कि फ्यूल निकलता है। इसके बाद वो एंटिटी जॉर्ड को छोड़कर पिकाई की तरफ आगे बढ़ती है। तब पिकाई उसमें आग लगा देती है। तब आग में जलकर वो रूट्स वाली एंटिटी भस्म हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेल पुलिस के पास बेन पर चोरी करने की कोशिश और अपनी ही बहन पर हमला करने का इल्जाम लगाती है। वो चारों छुपकर यह सब देखते हैं और पिकाई बोर्ड और डाइस उठा लेती है। जख्मी बेल पुलिस को अपना स्टेटमेंट देती है कि उसके छोटे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर अटैक किया है। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी होने की वजह से उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है कि अगर इस बार बोर्ड से कोई भूत बाहर निकला तो वो आसानी से गाड़ी चलाकर भाग जाएंगे। वो अपनी अगली टर्न के लिए तैयार होते हैं और आखिरकार चलती गाड़ी में प्रिक्ताई डाइस रोल करती है। इस बार बोर्ड के नए कार्ड में एक उड़ने वाली शिकारी एंटिटी के बारे में लिखा था जो आधी रात के आसमान में उड़ती है। कार्ड का मैसेज खत्म होते ही एक उड़ने वाली एंटिटी चलती गाड़ी में उन पर अटैक कर देती है। अचानक वहां बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। इसके बाद वो उड़ने वाली शिकारी एंटिटी सीधे उन पर अटैक कर देती है। एंटिटी गाड़ी का दरवाजा तोड़ देती है। तब तन अपनी कुल्हाड़ी से उस एंटिटी पर अटैक करता है। वो एंटिटी उड़कर गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वही कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंक कर मारती है। पिकाई बाल बाल स्टैब होने से बच जाती है। पिकाई बेन को स्पीड बढ़ाकर एंटिटी को टक्कर मारने को कहती है, लेकिन वो एंटिटी ठीक आखिरी वक्त पर ऊपर उड़ जाती है और अगले ही पल गाड़ी के ऊपर आ गिरती है। तब जॉर्ड उस एंटिटी पर गोली चला देता है। इसी बीच सामने एक बहुत खतरनाक शार्प कर्व आ जाता है और गाड़ी उस मोड़ पर गिर जाती है। तब पिकाई को 1 साल पहले हुए अपने रोड एक्सीडेंट की याद आ जाती है। खैर, इस भयानक हादसे में वो सब बच जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो गेम के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पिकाई की टर्न से पहले अगर वो 6 से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो कोई नया भूत नहीं आएगा, लेकिन वो यह सोचकर टेंशन में आ जाते हैं कि अगर गेम यहाँ खत्म नहीं हुआ तो उन्हें बचाने के लिए अब उनके पास कोई बुलेट या वेपन नहीं बचा है। ठीक तभी पुलिस वहां आ जाता है और उन्हें अपने वेपन्स फेंककर हाथ ऊपर करने का ऑर्डर देता है। पुलिस बेन को उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज नीचे फेंकने को कहती है और गोली मारने की धमकी देती है। इसी के बाद बेन मजबूर होकर डाइस नीचे फेंक देता है और उस पर 4 नंबर आता है। फिर पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। थाने के बाकी पुलिस ऑफिसर्स जब उनके बारे में पूछते हैं तो पाव बताता है कि इन टीनेजर्स के ग्रुप ने बेन की बहन को लूटने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें लॉकअप में बंद करने को कहता है। जॉर्ज जेल में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने भूत या इन सुपरनैचुरल घटनाओं का सच बताया तो पुलिस उन्हें पागल या नशेड़ी समझेगी और कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉर्ज का भाई उससे जेल में मिलने न आने की वजह से उसकी इंसल्ट करता है और उस पर हाथ उठाकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। तभी गलती से जॉर्ज के हाथों उसका भाई स्टैब हो जाता है। जॉर्ज मन ही मन अफसोस करता है कि पास
पास्ट में हुए उस एक्सीडेंट के बारे में उसने कितनी ही कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। शायद उसकी शक्ल या उसके भाई के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से ही उसे हमेशा एक क्रिमिनल माना जाता है। कभी कभी तो उसे खुद पर भी यकीन होने लगता है कि शायद वो सच में एक बुरा इंसान है, लेकिन उसके दोस्त उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और वो असल में कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उनका देखा हुआ सबसे बड़ा नर्ड है। बेन अपने दोस्तों को इस खतरनाक सिचुएशन में फंसाने के लिए माफी मांगता है। पिकाई भी बेन से माफी मांगती है, क्योंकि गेम के सुपरनैचुरल होने का आइडिया होने के बावजूद उसने पहले से किसी को वार्न नहीं किया था। वो कबूल करती है कि दिल के किसी कोने में वो खुद चाहती थी कि गेम के भूत सच में असली हों। उसने सोचा था कि अगर भूत और मरने के बाद की दुनिया सच है तो शायद वो अपने मरे हुए माँ बाप को दोबारा देख सकेगी। उसी ने ये उम्मीद की थी। दोस्तों को समझ आ जाता है कि पिकाई इतने दिनों से कितने अकेलेपन में जी रही थी और बेन उसे हिम्मत देता है कि वो अब अकेली नहीं है। इसके बाद बेन की बहन बेल बेन को लेने आती है। बेल अभी भी उस ईविल स्पिरिट के कंट्रोल में थी। वो स्पिरिट चुपके से बेन को धमकी देती है कि अगर वो चुपचाप उसके साथ नहीं चला तो वो बेल की बॉडी को तबाह करके उसका गला काट देगी। दोस्त बेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बहन की जान बचाने के लिए बेन खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस बाकी दोस्तों को लॉकअप में ही बंद रखती है। बुरी तरह होपलेस होने के बाद टोन बताता है कि बोर्ड भले ही पुलिस की टेबल पर हो, लेकिन डाइस अभी उसके पास है। बिना बोर्ड के ही वो गेम खत्म करने का डिसीजन लेते हैं। वो हिसाब लगाते हैं कि गेम के टोटल 34 बॉक्सेस में से वो 24 क्रॉस कर चुके हैं। जीतने के लिए उन्हें डाइस रोल करके कम से कम 11 या उससे ज्यादा का स्कोर लाना होगा। इस मुश्किल चाल की जिम्मेदारी जॉर्ड को दी जाती है। जॉर्ड के डाइस रोल करते ही पुलिस की टेबल पर रखा हुआ वो बोर्ड अपने आप हिलने लगता है। एक पुलिस ऑफिसर ये देखकर ऑफिसर पाव को बताता है, लेकिन पाव इसे आंखों का इल्यूजन कहकर टाल देता है। जॉर्ड डाइस रोल करता है और 5 आता है, जो उनकी जीत के लिए काफी नहीं था। इसके बाद टोन की बारी आती है और जीतने के लिए उन्हें 12 की जरूरत थी। टोन की टर्न जॉर्ज से भी खराब बॉक्स पर जाकर खत्म होती है। इधर ऑफिसर सुवार फिर से देखता है कि वो बोर्ड हिल रहा है। ऑफिसर पाव इरिटेट होकर उसे ड्रग टेस्ट करवाने और ये फालतू बातें दिमाग से निकालने को कहता है। इसके बाद पिकाई की टर्न आती है, जिसे जीतने के लिए सिर्फ 3 की जरूरत थी, लेकिन पिकाई डाइस रोल करती है और 2 आता है। इस बार पाव भी उस बोर्ड का अजीब तरीके से हिलना खुद देखता है। वो जैसे ही बोर्ड को छूकर चेक करने जाते हैं, अचानक उसमें से एक कार्ड बाहर निकल आता है। पाव डर के मारे कार्ड को हाथ से गिरा देता है। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है, कब्र से उठकर आया एक हेडलेस वॉरियर तुम्हारे बीच एंडलेस डर लेकर आएगा। वो अपनी तलवार चलाकर रास्ते में आने वाले हर किसी को मिटा देगा। अचानक पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। अंधेरे में किसी एंटिटी के होने का एहसास करके एक ऑफिसर गन तान लेता है और उसकी पहचान पूछते हुए गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन उस एंटिटी को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। पुलिस उसे गोली मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर पुलिस के बेल और उसके भाई को छोड़ने के बाद बेल बेन को जल्दी से कहीं छुप जाने कहती है और एक अजीब सी भूतिया आवाज 1 से 10 तक गिनती शुरू करती है और गुस्से में बेन को ऊपर जाकर छुपने को कहती है। इधर ऑफिसर पाव जैसे ही नीचे आता है, उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसकी गन छिटक कर दूर चली जाती है। उन्हें वो ऑफिसर हेडलेस हालत में मिलता है। इसके बाद वो जायंट हेडलेस एंटिटी उस पुलिस वाले का सर लेकर उनके सामने आती है। वो एंटिटी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार और कोई रास्ता न देखकर पुलिस ऑफिसर्स भागने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर आकर छुप जाते हैं, पर एंटिटी भी उनके पीछे पीछे ऊपर आ जाती है। अब ऑफिसर पाव को समझ आ जाता है कि लॉकअप में बंद टीनेजर्स भूत के बारे में सच ही बोल रहे थे। पाव अपने असिस्टेंट सुवार को चाबी लेकर लॉकअप की तरफ जाने और जल्दी से उन बच्चों को बचाने का ऑर्डर देता है, लेकिन डर के मारे उनमें से किसी की भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं होती। एंटिटी अचानक उन पर अटैक कर देती है। तब वो बच्चों की तरफ भागते हैं। इधर बेन बेड के नीचे छुपा हुआ था और उसकी बहन बेल आकर उसे ढूंढने लगती है। अचानक बेल सीलिंग के नीचे से ही उसे स्टैब करने की कोशिश करती है। इधर सुवार जैसे ही लॉकअप का ताला खोलता है, वो एंटिटी उसे स्टैब कर देती है। तब पांव आकर एंटिटी पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एंटिटी के पीछे हटते ही पांव उन्हें भाग जाने को कहता है। पांव उन्हें लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ एंटिटी पांव को स्टैब कर देती है। जॉर्ड और बाकी लोग जख्मी सार्जेंट को बचाने आगे आते हैं। सार्जेंट जॉर्ड को गन चलाने से मना करता है और उसे उसकी मोटरसाइकिल की चाबी वापस देकर दोस्तों के साथ जल्दी भाग जाने को कहता है। जॉर्ड पहले तैयार नहीं होता, लेकिन बाकी लोग उसे खींचकर वहां से हटा ले जाते हैं। आखिरी वक्त पर सार्जेंट खुद ही उस भूत को अपने सामने आने के लिए ललकारता है। पांव उस एंटिटी के हाथों अपना सर कटवाने से बेहतर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है।
इधर वो एंटिटी बेन की माँ की फोटो लेकर उससे कहती है कि वो उसके पास आ जाए ताकि माँ और दोनों भाई बहन एक साथ मिलकर रह सकें। इसके तुरंत बाद ही वो बेन का गला दबा लेती है। बेन एक विजन देखता है जहां टोन एक गेम के बारे में बात कर रहा होता है। बेन के लगातार जीतने पर टोन मजाक में उसे चोर कहता है। इसके बाद उनकी मुलाकात जॉर्ज से होती है। इधर बाकी तीनों दोस्त बेन के घर पहुंच जाते हैं। बेन के विजन में दिखाया जाता है कि गेम की आखिरी चाल चलते वक्त बेन गेम छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ और बहन उसका वेट कर रही हैं। लेकिन जॉर्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग जीत के बिल्कुल करीब हैं। इसी बीच वो लोग बेन को उस एंटिटी की पकड़ से छुड़वा लेते हैं। टोन और जॉर्ज बेल को कसके पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद करने की अपनी पूरी जान लगा देते हैं और बेन को जल्दी से डाइस ढूंढकर अपनी चाल चलने को कहते हैं। बेल तब जॉर्ज और टोन को फेंक कर एक भयानक चीख मारती है जिससे डाइस एक होल से नीचे गिर जाता है। फिर जॉर्ज और टोन बेल को एक रूम में बंद कर देते हैं और डाइस ढूंढने को कहते हैं। बेन और पिकाई नीचे आकर डाइस ढूंढते हैं। दूसरी तरफ बेल अपने सर से दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। जॉर्ज और टोन भी नीचे आकर डाइस ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद बेल आकर एक नाइफ के पास खड़ी हो जाती है। तभी पिकाई को डाइस दिख जाता है। पिकाई जैसे ही डाइस हाथ में लेती है, बेल बेहोश होकर गिर पड़ती है और वो एंटिटी पिकाई को पकड़ लेती है। वो एंटिटी पिकाई को पॉजेस कर लेती है। पिकाई एक पैरेलल सीन में अपने मरे हुए माँ बाप को देखती है और पास्ट में दोस्तों से मिलने की जिद की वजह से हुए उस एक्सीडेंट के लिए रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगती है। लेकिन रियल वर्ल्ड से उसके दोस्तों की आवाजें उसे इस इल्यूजन के खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत देती रहती हैं। दोस्तों की आवाज सुनकर पिकाई का होश वापस आता है। वो समझ जाती है कि उसके मरे हुए माँ बाप का यह रूप असल में उस इविल स्पिरिट का एक जाल है। वो उस एंटिटी की आंखों में स्टैब कर देती है और रियल वर्ल्ड में नॉर्मल होकर बेन को डाइस रोल करने को कहती है। तब वो एंटिटी फिर से बेल को पॉजेस कर लेती है और बेन की बहन की बॉडी हमेशा के लिए हड़प लेने की धमकी देती है। लेकिन बेन उसकी छुरी पकड़ लेता है। तब एंटिटी बेन के दिमाग में यह शक डालने की कोशिश करती है कि बेल उससे कितनी नफरत करती है। लेकिन बेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उसकी बहन उससे कितनी नफरत करती है यह उसे नहीं पता, लेकिन वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है यह वो बहुत अच्छे से जानता है। वो उस एंटिटी को उसकी फैमिली के मैटर से दूर रहने की फाइनल वार्निंग देता है और डाइस नीचे फेंक देता है। बेन अपनी आखिरी टर्न में 2 स्कोर करने में कामयाब हो जाता है। घड़ी में ठीक 6 बजते ही गेम का टाइम खत्म हो जाता है और वो सक्सेसफुली गेम कंप्लीट करके जीत जाते हैं। इविल एंटिटी के जाते ही बेल अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है। वो लोग उस बोर्ड को जला देते हैं और पिकाई को ऑफिशियली 4 लेजेंड्स ग्रुप के नए मेंबर के तौर पर वेलकम करते हैं। टोन जब पूछता है कि वो अपनी माँ को इन सब के बारे में क्या जवाब देगा, तो बेन कहता है कि वो अपनी माँ से सिंपली कह सकता है कि वो लोग बस एक नॉर्मल बोर्ड गेम खेल रहे थे।